उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस चर्चा में हिस्सा लिया और उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं, कुछ सुझाव भी रखा है। हम उन पर जरूर ध्यान देंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी करेंगे, उनको उसके संबंध में हम सूचित भी करेंगे। There is will, there is railway. Where there is no will, there is survey. इसमें आपका क्या कहना है? वो कहेंगे अब कुछ चीजें जो एक जमाने से चली आ रही हैं और पता नहीं कब तक चली रहेंगी, उस पर मुझको प्रतिक्रिया व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं। अब ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और इसमें कुल 26 आइटम्स हैं जिस पर हमने सदन से दरख्वास्त किया है अनुदान का। इसमें सबसे ज़्यादा सेफ्टी से संबंधित कार्यों पर ही है। रोड ओवर ब्रिज के लिए 6 हैं, दूसरे तरह के ब्रिज जो हैं उस पर 3 हैं, सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित 3 कार्य हैं, ट्रैक रिन्यूअल से संबंधित 7 कार्य हैं। सबका संबंध सेफ्टी से ही। फिर जो रेलों को चलाने के लिए उनके लिए जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, उस संबंध में 3 तरह के कार्यों के लिए हमने धन की मांग की है। और फिर दूसरे तरह के और काम है, वर्कशॉप रिपेयर का एक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का एक है, पैसेंजर्स एमिनिटी से संबंधित एक है और एक नए जोन के संबंध में। कुल मिलाकर के 26 है और जिसका समूचे का मूल कॉस्ट ऑफ वर्क 191 करोड़ है, लेकिन हम इसमें सांकेतिक रूप से अनुदान मांग रहे हैं। बाकी जो इस साल खर्च होंगे वो पहले ही जो आपने अनुदान दे दिया है उसमें से ही एडजस्टमेंट होगा। इसलिए एक तरह से आपकी मंजूरी इस मामले में हम प्राप्त करना चाहते हैं और जो पिछले बजट के पारित होने के बाद जो बहुत आवश्यक समझा गया और जिन कार्यों को स्वीकृति प्रदान की गई, उनके लिए ही हम ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स लेकर के आपके पास आए। लेकिन चूंकि रेलवे का विशाल नेटवर्क है और रेलवे में सभी लोगों की दिलचस्पी है, हर नागरिक की दिलचस्पी है, स्वाभाविक है हर माननीय सदस्य की दिलचस्पी होगी। इसलिए इस सिलसिले में कई सवाल उठाए गए हैं। मैं संक्षेप में उस पर भी कुछ बात रखना चाहूँगा, लेकिन बुनियादी जो 2 बात है, आज चूंकि अब बीच में सप्लीमेंट्री डिमांड्स पर चर्चा हो रही है और कुछ महीने के बाद नया बजट आपके सामने आएगा, इसलिए इस बीच में चूंकि चर्चा हो रही है, इसलिए सदन को कुछ बातों की तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करना जरूरी है और सदन को कुछ जानकारी देना भी आवश्यक है। एक तो जितनी भी मांगे आती हैं उसको पूरा करने के लिए धन की जरूरत होती है, तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है। तो हम ये बताना चाहेंगे कि जो हमने एस्टीमेट किया था उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है, हमारा जो अचीवमेंट है, जो हमारी आमदनी है, वह संतोषजनक नहीं है। और उसका कारण मुख्य रूप से है चूंकि रेलवे की जो आमदनी होती है, पैसेंजर ट्रैफिक से अर्निंग होती है, लेकिन इसमें मुनाफा नहीं होता। रेलवे को मुनाफा होता है माल यातायात से, और माल यातायात में जो इस बार का हम लोगों का एक प्रोजेक्शन था कि हम इतना माल की ढुलाई कर पाएंगे, उस हिसाब से अभी तक हम स्थिति की समीक्षा करते हैं तो ये पाते हैं कि हमारा लदान जो हमने अपेक्षा की है उससे तो कम है ही, पिछले वर्ष की तुलना में भी अभी तक लदान कम हुआ। इसका मतलब है कि हम इस आर्थिक स्थिति से, इस स्थिति से संतुष्ट नहीं। इसलिए हमने कई उपाय किए, महाप्रबंधकों की मीटिंग भी बुलाई है और उसमें कुछ अधिकार उनको दिया है और हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि किसी भी कीमत पर रणनीति वो बनाए, लेकिन किसी भी कीमत पर पिछले साल की तुलना में कम लदान नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे मामलों में रेलवे का कसूर नहीं। एक तो पिछले कुछ वर्षों से रेलवे के लिए जो लोडिंग थी उसके बारे में जो एक रणनीति थी वो बदलती रही।
पहले रेलवे पीस मिल ट्रैफिक भी लेता था, लेकिन बाद के दिनों में हुआ कि नहीं, रेलवे बल्क ट्रैफिक की तरफ ध्यान दे और पीस मिल ट्रैफिक को छोड़ दे, वो धीरे धीरे रोड यातायात की तरफ चला गया। अब जो हम बल्क ट्रैफिक जो मूव करते हैं उसमें भी खास करके कुछ प्रोग्राम ट्रैफिक्स होते हैं जो कोर सेक्टर की मांगे होती है, और उनका जैसे कोयले की ढुलाई हो या स्टील सेक्टर का हो, रॉ मटेरियल का हो, सीमेंट का हो, फर्टिलाइजर का हो, फूड ग्रेन्स का हो, इस तरह की ढुलाई होती है। तो जो कोर सेक्टर का और उसके चलते जो एक प्रोग्राम ट्रैफिक होता है उसमें बहुत कमी आई है, और रेलवे का इस पर कोई नियंत्रण नहीं। जितना कहा गया कि कोयले के ढुलाई की जरूरत पड़ेगी, एक समय था जबकि एक दिन का स्टॉक नहीं बच गया था पावर प्लांट के पास, 2 दिन और 3 दिन का स्टॉक लोगों के पास था। आज से 3-4 साल पहले वो स्थिति थी, और उसमें जो इतने बड़े पैमाने पर वैगन्स लाए गए और सब कुछ हुआ, नतीजा हुआ कि आज हमारे वैगन्स खाली पड़े रह जाते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के ट्रैफिक को हैंडल करने की जवाबदेही रेलवे पर सौंपी गई और वो ट्रैफिक मिल नहीं रहा। अब ये कहा जाएगा कि भाड़ा ज्यादा है, तो इस साल ये कहना उचित नहीं है। हर साल माल भाड़ा बढ़ाया जाता था, इस बार हमने माल भाड़ा नहीं बढ़ाया और कई तरह की रियायतें दे दी, लेकिन फिर भी वो स्तर हम नहीं प्राप्त कर सके। इसका मतलब है कि इसमें रेलवे का कोई अपना योगदान नहीं है इस तरह के परफॉर्मेंस में। जो कोर सेक्टर की तरफ से जो हमको मिलना चाहिए था यातायात, वह नहीं मिल पा रहा है। तो बहरहाल इसका असर हमारी आमदनी पर पड़ा है, हमारी अर्निंग पर पड़ा है। हमने एक नहीं कई स्टेप्स लिए। सदन के पास वक्त की कमी है, नहीं तो हम उसमें से कुछ स्टेप्स की चर्चा करना चाहते हैं, क्योंकि ये बीच में इसका बड़ा महत्व होता है। आगे जब कोई बात आएगी तो ये बातें सामने रहनी चाहिए, और हम अपनी तरफ से हर बात को साफ तौर पर रख देना चाहते हैं संसद में, और संसद के माध्यम से लोगों के समक्ष में। जो कमी आ गई, अब कई प्रकार के निर्णय लिए गए हैं और कई प्रकार की और रियायतें दी गई हैं ताकि हम ट्रैफिक को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। क्योंकि कोर सेक्टर के अलावे जो अदर गुड्स ट्रैफिक है उसका प्रतिशत 8, 9, 10 यही होता है, बाकी 90% प्रोग्राम ट्रैफिक है। मुख्य रूप से असर उन्हीं पर पड़ा जो आमतौर पर आर्थिक स्थिति है देश और देश के बाहर, उन सब चीजों का असर उस पर पड़ता है, उसका भी एक असर है। लेकिन हम रणनीति अपना रहे हैं। अब उसमें कई प्रकार के निर्णय लिए गए, जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि बाकी महीनों में लदान में काफी वृद्धि होगी और हम पिछले साल से कुछ आगे बढ़ पाएंगे। जैसे कुछ महत्वपूर्ण निर्णय का उल्लेख करना हम यहां आवश्यक समझते हैं। सितंबर माह में हमने पावर हाउस जाने वाले कोयले के लदान को 10 दिन की भुगतान की सुविधा दी थी। यह सुविधा स्टील प्लांटों को भेजे जाने वाले कोयले पर भी प्रदान कर दी गई। सीमेंट, इस्पात, लौह अयस्क, क्लिनकर व स्पॉन्जाई के लदान को बढ़ावा देने के लिए हमने एक वॉल्यूम डिस्काउंट स्कीम शुरू की है, जिसके तहत 10% छूट देने की योजना। नॉन प्रोग्राम्ड आयातित कोयले को सड़क से रेलों की ओर आकर्षित करने के लिए 10% की छूट देने के आदेश दे दिए गए। अभी तक स्टेशन से स्टेशन योजना के तहत महाप्रबंधकों को रेलवे बोर्ड की तकनीकी स्वीकृति लेनी पड़ती थी। अब यह निर्णय लिया गया है कि इस स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड आने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा करता हूं कि जो जनरल मैनेजर्स हैं इस योजना के तहत अब शीघ्र निर्णय ले पाएंगे और रेलों को इसका लाभ मिल पाएगा। जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर वो जो निर्धारित रेट है उससे अलग भी कोई रेट तय करके कम करके भी उनको देने का अधिकार दे दिया गया है, ताकि वो और ट्रैफिक अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इसके अलावे अभी तक रेलवेज में सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट रेक लोडिंग होती थी। अब लदान को बढ़ाने के उद्देश्य से 2 पॉइंट लोडिंग की सुविधा नामित स्टेशनों पर प्रदान कर दी गई। अब फुल रेक लोडिंग होती थी, अब 2 पॉइंट लोडिंग होगी। इससे भी और ज्यादा ट्रैफिक आकर्षित किए जाने की उम्मीद है। इस तरह से कई कदम उठाए गए हैं और जनरल मैनेजर्स का भी कॉन्फ्रेंस किया है, रेलवे बोर्ड के भी साथ चर्चा हुई है, और हमने ये निर्देश दिया है कि रेलवे बोर्ड और जोनल रेलवेज को इस कदर अपनी रणनीति बनानी चाहिए और इतना मेहनत करना चाहिए कि वो ट्रैफिक को अपनी तरफ से आकर्षित करें। यह नहीं होगा कि हाथ पर हाथ धरे लोग बैठे रहें कि हमारे पास ट्रैफिक आएगा तो हम उसका लदान करेंगे। अब स्ट्रेटजी बदल करके लोग
जो लदान कर सकते हैं उसके पास आप जाएं ताकि अधिक से अधिक लदान हो और हम टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करें। अगर हम नहीं अचीव कर पाएंगे तो कम से कम पिछले साल की तुलना में कुछ आगे जरूर बढ़ें, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो एक आर्थिक स्थिति, एक तो ये आमदनी की स्थिति के बारे में मैंने कहा। अब दूसरा है खर्च का। अब जिस समय बजट बनाया जा रहा था उस समय ये एस्टीमेट था कि सरकारी नौकरी में रिटायरमेंट का जो लिमिट है, एज लिमिट है, वो बढ़ा दिया गया। तो हम ये उम्मीद कर रहे थे कि पेंशन के मद में खर्च कम होगा। ये रेलवे का नहीं है, पूरे समूचे भारत सरकार का जो एस्टीमेट था वो ऐसा ही था और उसी के हिसाब से रेलवे ने अपना एस्टीमेट बनाया। लेकिन बाद में मालूम हुआ कि पेंशन वेतन आयोग ने कई तरह के जो रिवीजन किए हैं तो उनके रिवीजन पिटीशंस इसी बार बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हम लोगों ने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा रिवीजन पिटीशंस आ रहे हैं। नतीजा है कि यह उम्मीद की जा रही है कि इस मद में जितना हमने प्रावधान किया था उससे 1200 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च होंगे। तो एक तरफ तो खर्च बढ़ेगा, दूसरी तरफ आमदनी जितनी होनी चाहिए उतनी आमदनी नहीं हो रही है। तो कुल मिलाकर के जो आर्थिक स्थिति है वो आपके सामने मैंने रख दिया। तो इसका असर सब चीजों पर पड़ेगा। इसका असर हर जगह पर पड़ना है, इसका असर जो योजनाएं हैं उस पर भी पड़ सकती है। लेकिन जिन योजनाओं को पूरा होना है इस साल में, इस वित्तीय वर्ष में, उन योजनाओं पर कोई असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। इसके अलावे जो सेफ्टी रिलेटेड काम है, सेफ्टी से संबंधित, संरक्षा से संबंधित जितने कार्य हैं उन पर किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी, बल्कि सेफ्टी से संबंधित अतिरिक्त खर्च करना पड़ेगा तो वो किया जाएगा। जैसे संरक्षा को लेकर के, सेफ्टी को लेकर के कई माननीय सदस्यों ने सवाल उठाया। हमने ये फैसला किया है कि ड्राइवर और गार्ड के बीच में हर ट्रेन में संवाद स्थापित होना चाहिए और कम से कम पैसेंजर ट्रेन में सबसे पहले होना चाहिए। और हर पैसेंजर ट्रेन में, अभी तक ये कुछ ट्रेन को ये सुविधा प्रदान की गई थी, लेकिन युद्ध स्तर पर यह काम लिया जा रहा है और ये व्यवस्था मार्च 1999 तक हर पैसेंजर ट्रेन में ड्राइवर और गार्ड के बीच में सीधा संवाद स्थापित करने के लिए वाकी टाकी की व्यवस्था करा दी जाएगी। इस तरह से कई और सेफ्टी रिलेटेड काम जो होंगे उसको किया जाएगा और उसमें धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। और खास करके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जिनको आगे के वर्षों में पूरा होना है, तो शायद कुछ वक्त के लिए ऐसा लग सकता है कि कोई 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना उनके काम में कुछ आगे उसको खींचना पड़े। लेकिन ये जो आर्थिक स्थिति है, जो आमदनी की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए कहना पड़ा। एक तो इस बात का उल्लेख करना आवश्यक था। दूसरी बात जो सबसे अधिक चिंता का विषय है वो है सेफ्टी। सेफ्टी हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। अभी मांग हो गई, ट्रेन की मांग हो गई, आपकी मांग हो गई कि हाँ साहब इस रेल लाइन को, इस रेल लाइन की योजना को स्वीकृत करिए। कहीं से मांग आई कि आमान परिवर्तन की योजना को स्वीकृत करिए। आर्थिक स्थिति का जिक्र मैंने किया। इसके अलावा जो भी पैसे हैं वो सीमित हैं। अब सीमित पैसे में आपको अपना काम चलाना, तो हमें पहले तय करना पड़ेगा कि अगर हमको सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देनी है तो दूसरे कामों के ऊपर इसको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कुछ मामलों में हम सब लोगों को कुछ दिन के लिए अपने आप को जब्त करना पड़ेगा। यह बात सही है, ये लोकप्रिय मांगे होती है, ट्रेनों को चलना चाहिए, क्यों नहीं चलेगी ट्रेन, जरूर चलना चाहिए, नई रेल लाइनों को बिछना चाहिए, ये सब काम होना चाहिए। लेकिन कुछ दिन के लिए सेफ्टी को सबसे अधिक प्रायोरिटी देनी होगी और सेफ्टी के काम पर कुछ असर पड़ा था। नतीजा है कि ट्रैक रिन्यूअल ओवर ड्यू हो गया। मैंने इसी सदन में एक प्रश्न के उत्तर में आपको जानकारी दी थी कि 10,000 किलोमीटर ट्रैक रिन्यूअल ड्यू है, वो तो पूरा होना चाहिए। वैसे हमारी योजना है कि नवी पंचवर्षीय योजना पूरा होते होते जो ए रूट है और बी रूट है इसमें हम बिल्कुल कोई ट्रैक रिन्यूअल ड्यू नहीं रहेगा। तो इन सब चीजों के लिए पैसे की आवश्यकता होगी, कोई ट्रैक रिन्यूअल का काम न बचे। सिग्नल और टेलीकॉम के क्षेत्र में उसके आधुनिकीकरण के लिए कुछ और काम करने पड़ेंगे। जो अभी हमने ड्राइवर और गार्ड का कहा, इसके अलावे और हमें आगे बढ़ना होगा कि वो स्टेशन और कंट्रोल से संपर्क स्थापित कर सके। फिर उसके आगे जाना होगा कि नजदीक की दूसरी ट्रेन के साथ उनका संपर्क स्थापित हो सके। तो इन सब चीजों में धन की जरूरत होगी। आज खन्ना दुर्घटना की तो बहुत चर्चा होती, कोई मैकेनिज्म नहीं था जिसमें खन्ना दुर्घटना को रोका जा सकता। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, हमारे लिए एक चुनौती है। लेकिन टेक्नोलॉजी की भी अपनी एक सीमा,
एक ट्रेन एक रास्ते से आ रही थी और रेल फ्रैक्चर बाद में कारण पता चला, उसके चलते वो डिरेल्ड हो गई। डिरेल्ड होकर के उसका कुछ डिब्बा दूसरी पटरी पर जा गिरा और जब डिरेलमेंट हो गया साथ साथ उसका कपलिंग भी फेल कर गया। आधा हिस्सा ट्रेन का एक हिस्सा आगे बढ़ गया और इसी समय दूसरी तरफ से गाड़ी आ गई। वो ड्राइवर जिसका एक हिस्सा पलट गया, दूसरे पटरी पर चला गया, उस ड्राइवर को भी नहीं मालूम था कि उसका ट्रेन का एक हिस्सा हट चुका है और दूसरी पटरी पर जा चुका है। ब्रेक सिस्टम है, उसको थोड़ी देर के बाद एहसास हुआ, वो जो प्रेशर डाउन करने लगा तो ये, और इसी बीच में दूसरी तरफ से गाड़ी आ जाती है। उस ड्राइवर को भी अभी नहीं मालूम है। जब उसको मालूम ही नहीं है तो सुरक्षा के जो उपाय हैं, फ्लैशर है, उसको ऑन कहां से करता? वो ऑन नहीं कर सका और इसी बीच में दूसरी तरफ से धड़धड़ाती हुई दूसरी गाड़ी आई और इतने कम समय में सब कुछ हुआ है, 1 मिनट या 1.25 मिनट के अंदर, कि अपने देश को तो छोड़ दीजिए, दुनिया में भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि दो तरफ से 100 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चल रही हो और ये स्थिति में कोई कुछ किया जा सके। लेकिन उसके 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर दूसरी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक ट्रेन डिरेलमेंट हो गया जगन्नाथपुरी एक्सप्रेस और उसी तरह से दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी, लेकिन उसके आने में 3-4 मिनट का फासला था। वो ड्राइवर, उसने फ्लैशर ऑन किया, दूसरी गाड़ी को रोक लिया गया और दूसरी दुर्घटना नहीं हुई। तो अगर 3 मिनट 4 मिनट का भी वक्त हो तो कुछ कोई दूसरा कर सकता है, वो टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसको और इंप्रूव करने की जरूरत है। रेल में फ्रैक्चर होता, कई तरह की बातें, इस पर अध्ययन चल रहा। अपने देश की सिर्फ समस्या नहीं है, दुनिया भर की समस्या है। इसलिए इंटरनेशनल रेलवे यूनियन में एक रिसर्च प्रोजेक्ट लिया गया है जिसमें इंडियन रेलवेज भी पार्टिसिपेट कर रही। फ्रेंच रेलवे भी है, रशियन रेलवे भी है, चाइनीज रेलवेज भी है, यूरोपियन रेलवेज हैं। सब मिलकर के यूरोपियन रेल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको कोऑर्डिनेट कर रहा। अपने यहां आरडीएसओ में काम चल रहा। तो अब उसकी रिपोर्ट 2000 तक आएगी। तो ये जो फ्रैक्चर्स होते हैं, इसके बारे में भी पूरे तौर पर ये सब जगह चिंता का विषय, उस पर भी अध्ययन हो रहा। आपको नहीं मालूम होगा, मुझको भी जान करके आश्चर्य हुआ कि ये लोहे की पटरी है और उस पर लोहे का चक्का चलता है और ये दोनों के बीच में व्हील ट्रैक इंटरेक्शन है। इस पर भी कोई बहुत रिसर्च नहीं था, अध्ययन नहीं था। अभी जब ये बात की जानकारी मिली तो ये फैसला लिया गया कि रुड़की यूनिवर्सिटी में एक सीट क्रिएट किया जाए और वहां 50 लाख रुपया दिया जा रहा है रेलवे की तरफ से, ताकि उसका एक अध्ययन का केंद्र बन सके और उसके रिसर्च का फायदा, उसके अध्ययन का फायदा रेलवे को भी मिल सके। तो कई ऐसी चीजें हैं जिस पर अध्ययन की भी जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है उस पर हम अमल करें। हमारे जो सेफ्टी रूल्स बने हुए हैं उस पर हम अमल करें, जो सेफ्टी नॉर्म्स है उसका पालन करें। और सबसे बड़ी बात है, मेंटेनेंस पर हर हालत में पूरे तौर पर ध्यान दें। मेंटेनेंस में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, अगर सेफ्टी पर सदन को समय होता, सदन समय निकाल पाता और कतिपय माननीय सदस्य उस पर अपनी राय रखते, जिससे सबको फायदा होता। हम और विस्तार से, अभी मैंने संक्षेप में कुछ 2-4 बातों का उल्लेख किया है, और विस्तार से हम पूरी बात को रखना चाहते थे, रख पाते, ताकि यह कोई व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम की बात है। और सिस्टम को सुधारने के लिए जहां एक तरफ कोई गलती करे तो जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी चाहिए, और आगे जो पिछली दुर्घटनाएं होती हैं उससे हमें सबक सीख करके उस ओर बढ़ना चाहिए और आगे ऐसी दुर्घटनाएं न हो, इस पर भी अमल करना चाहिए। आपको मालूम है, सेफ्टी के लिए पहले 3 कमेटियां बनी थी, उसकी रिपोर्ट आई, उस पर कुछ अमल भी हुआ। एक नई कमेटी बनी है, सेफ्टी रिव्यू कमेटी, जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में, उसका भी काम चल रहा है। अभी खन्ना में जो दुर्घटना हुई उसके बारे में कमिश्नर रेलवे सेफ्टी ने अपनी प्रिलिमिनरी रिपोर्ट दे दी। उसके आधार पर हम बढ़ रहे हैं, कार्रवाई की ओर बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ उस घटना की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है, उसकी दिशा में कार्रवाई हो रही है, खत खिताबत हो रहा है, जज साहब का नाम मांगा जा रहा है और उसके बारे में औपचारिक कार्रवाई में जो समय लगता है वो लग रहा है, उसकी जुडिशियल इंक्वायरी भी होगी। तो इस हालत में जो भी जरूरी कदम है इस मामले में भी उठाने में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अब एक सवाल आया कि पिछले बजट में जितनी बातें कही गई उसमें कुछ पर अमल नहीं हो रहा। हम आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, पिछले बजट में रेलों के परिचालन के मामले में हम लोगों ने ऐलान किया था कि 13 नई ट्रेनें चलाई जाएंगी।
9 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं और 4 नई ट्रेनें भी बहुत जल्दी चलाई जाने वाली। और उन ट्रेनों, कुछ तो ट्रेन तो पहले सप्ताह जनवरी में ही जब भी पहली फुर्सत में चला दी जाएंगी। ट्रेन तैयार हैं। इस प्रकार से जो भी वायदे किए गए उसको पूरा किया गया। दूसरा, हमने कहा था कि ऑगमेंटेशन करेंगे। कुछ रेलगाड़ियों को 24 डिब्बों पर चलाएंगे। 24 डिब्बों पर 3 रेलगाड़ियों को चलाने के बारे में फैसला हो चुका है। गोदावरी एक्सप्रेस बढ़ा दिया गया है। गोदावरी एक्सप्रेस हैदराबाद से विशाखापट्टनम तक, चार मीनार एक्सप्रेस हैदराबाद से चेन्नई तक, एपी एक्सप्रेस हैदराबाद से नई दिल्ली तक।